Hello and welcome to UPSC Prep World. This is lecture number 16th in the Environment and Ecology series of UPSC CSE preparation. In the last lecture, we started a new topic of pollution after ecology section. In pollution, we studied about the introduction of pollution, pollutants, type of pollutants and pollution, and the global environmental issues and its consequences. In this lecture, we will study about air pollution, major air pollutants and their sources, indoor air pollution and fly ash. We will also solve some of the problems asked in previous years in UPSC. So let's start. देखिए एयर पोल्यूशन क्या होता है? तो एयर में जो भी पोल्यूशन होता है उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. एंड द मेन कल्प्रिट फॉर एयर पोल्यूशन इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो मेन कल्प्रिट होते हैं एयर पोल्यूशन के, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन भी होते हैं, सल्फर भी होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ये तो हम सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो आज से मिलियंस ईयर्स पहले जो लिविंग एनिमल्स थे या प्लांट्स थे वो जब डेड हुए और फॉसिलिफाई होके जब फॉसिल्स में कन्वर्ट हुए ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और वो बाद में फॉसिल फ्यूल्स बने, तो जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं उसमें कार्बन जो थे और हाइड्रोजन और कुछ अमाउंट्स में नाइट्रोजन भी थे, सल्फ़र भी थे, क्योंकि जैसे सल्फ़र हमारे डीएनए में रहता है, नाइट्रोजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है अमीनो एसिड्स के फॉर्म पे, तो उसी हिसाब से उनका भी कंसंट्रेशन जो है वो फॉसिल फ्यूल्स में मिलता है. और फॉसिल फ्यूल्स जो आज हम बर्न कर रहे हैं, तो जब उनके एग्जॉस्ट एयर में जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र, ये जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, ये सारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं. जैसे देखिए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, पेट्रोलियम जो कि व्हीकल्स में यूज़ होता है मेनली, तो ये रिलीज़ करते हैं डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये कार्बन का भी ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में. दीज गैसेज रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड. तो ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन जो है वो वाटर जो एटमॉस्फेयर में होता है उससे रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये एसिड जो है वाटर के साथ नीचे ज़मीन पे आता है और वो रेन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए उसको एसिड रेन भी बोलते हैं. जो मेजर कल्प्रिट है एयर पोल्यूशन का वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है. और फॉसिल फ्यूल्स में हमें पता है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र होते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में तो एसिड बनते हैं, और एसिड जब इसी फॉर्म में वाटर के साथ नीचे आते हैं तो एसिड रेन होता है. और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आल्सो रिलीज वेरियस अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एज वेल. तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और भी होते हैं जो कि इन सारे जो हमने अभी डिस्कस किया गैसेस के अलावा भी बहुत सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है और उनके पॉल्यूशन का कारण बनता है. तो अब मेजर पॉल्यूटेंट्स एयर पोल्यूशन के क्या है वो देखते हैं और उनके सोर्सेज भी देखते हैं. तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी है हाइड्रोकार्बन का अगर इनएफिशिएंट बर्निंग होगा तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगा, लेकिन इनएफिशिएंट बर्निंग मतलब जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस ऑडरलेस गैस है जो कि दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल एंड वुड. हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन को बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाना. लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हीमोग्लोबिन के प्रति एफिनिटी होता है वो ऑक्सीजन से सेवरल टाइम्स हायर होता है. तो उसमें क्या होता है, जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन आता है तो वो उससे तुरंत चिपक जाता है और ऑक्सीजन को भी उससे चिपकने से रोकता है. और उससे क्या होता है कि ओवर टाइम इफ़ वन ब्रीथ्स इनफ CO इट बाइंड्स विथ ऑल ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द बॉडी फॉर्मिंग कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिजल्टिंग इन डेथ. तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो सारा का सारा हीमोग्लोबिन पे चिपक जाते हैं और ऑक्सीजन के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं, और वो फिर
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं और ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में कट कर देते हैं पूरा, और उसके कारण से ये डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप बहुत सारे न्यूज़ देखते होंगे कि ठंड के मौसम में जनरली जो कोयले की जो अंगीठी होती है, अगर कोई घर के अंदर रखे हुए सो जाते हैं, क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनका डेथ हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो अंगीठी होती है, जो अगर रूम में रखा है और वहाँ पर कोई वेंटिलेशन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने लगता है और इनएफिशिएंट बर्निंग होने लगती है। तो इनएफिशिएंट बर्निंग होने से क्या होता है, जो कोयला होता है, कार्बन होता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते करते जो लोग होते हैं उसको इनहेल करने लगते हैं, और वो इनहेल करते जाते हैं और उनको बेहोशी की हालत में फिर वो धीरे धीरे और कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते करते उनका डेथ हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अंगीठी अंदर रख के नहीं सोना चाहिए, और हमेशा वेंटिलेटेड स्पेस का यूज़ करना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस है। एक तो ये कलरलेस, ऑडरलेस है, इसलिए आपको पता भी नहीं चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा ये हमारे लिए फेटल भी है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ द प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस एमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, CO2 जिसको हम बोलते हैं, ये इन्वायरमेंट में ऐसे भी प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है अर्थ को हैबिटेबल बनाने में। जो ग्लास हाउस इफेक्ट या जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, तो वो क्या करता है कि जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और अर्थ को एक ग्लास हाउस की तरह एक्ट करने पे मजबूर करता है कि जब सन नहीं भी रहता है या जो रात के समय, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे सर्वाइवल के लिए। लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब जब हम बर्न करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो जाता है। तो उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग और डिफरेंट टाइप्स के एयर पोल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये एक स्पेशल टाइप के कार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम हाइड्रोजन की जगह हैलोजन, स्पेशली क्लोरीन और फ्लोरीन जहाँ पे लग जाते हैं, तो उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। तो ये मेनली एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में यूज़ किया जाता था, और अभी तो इस पे काफ़ी रेगुलेशंस आ गया है। अभी इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स आ गए हैं, लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अभी भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में यूज़ होता है। तो these are the gases that are released mainly from air conditioning systems and refrigeration. When released into atmosphere, CFCs rise to the stratosphere, where they come in contact with few other gases, which lead to a reduction of ozone layer that protects earth from harmful UV radiation of the sun. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, ये जब रिलीज़ होते हैं, रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस हो गया, ये जो हम एरोजोल्स और स्प्रे कैंस होता है उसमें भी यूज़ होता था, तो ये जब रिलीज़ हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं, और वहाँ पर फिर सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स में टूटते हैं। इसका रिएक्शन हम बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जब टूटते हैं तो फिर वहाँ जो प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन, जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है, तो जो ओजोन है उनको फिर ये खाना शुरू कर देते हैं, और उनके साथ रिएक्ट करके ओजोन में ये ओजोन का लेयर को डिप्लीट करते हैं, और ओजोन लेयर जहाँ जहाँ डिप्लीट होता है वहाँ पे होल क्रिएट होता है, जो कि हम ओजोन होल बोलते हैं, और वहाँ से फिर यूवी रेस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि स्किन डिजीजेज और एक्सपोजर टू सन रेडिएशन, ये सब होने लगता है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट है लेड। तो लेड एक हैवी मेटल है। तो लेड इज़ प्रेजेंट इन पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट, हेयर डाई प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। तो लेड जो है वो पेट्रोल, डीजल, आजकल तो इनफैक्ट पेट्रोल डीजल में नहीं यूज़ होता है क्योंकि ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए ये आजकल नहीं यूज़ होता है। लेकिन लेड बैटरीज, पेंट्स, हेयर डाई प्रोडक्ट्स, कोई भी हैवी मेटल जब यूज़ होता है तो उसमें नर्वस सिस्टम या बच्चों के साथ ग्रोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है।
तो लेड है, जैसे पेट्रोल डीजल में पहले यूज़ किया जाता था इनको एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो पेट्रोल और डीजल जो ओरिजिनल फॉर्म में रहते थे तो उनका जब बर्निंग होता था तो इंजन जो होता था तो वहाँ पे नॉकिंग होता था, एक नॉकिंग का साउंड आता था। तो लेड को ऐड किया जाता था कि वो साउंड नहीं आए। लेकिन बाद में जब इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चला तो फिर उसका धीरे धीरे यूज़ कम कर दिया गया और इनफैक्ट आज कहीं पर भी लीडेड पेट्रोल नहीं होता है, सब जगह अनलीडेड पेट्रोल ही यूज़ किया जाता है। लेकिन हाँ, लेड बैटरीज, पेंट, हेयर डाई प्रोडक्ट्स, ये सब में लेड, और इनफैक्ट बहुत पुराने अगर घर हैं तो लेड पाइप्स भी यूज़ होते थे। तो लेकिन वो सब का यूज़ अब धीरे धीरे घट गया है बिकॉज ऑफ इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो ये पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, इनके जो पेंट्स, इनसे जो वेपर्स निकलते हैं उसमें लेड भी साथ में चला जाता है और फिर वो एनवायरनमेंट में जब उसको कोई इनहेल कर लेता है तो ये प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। और ये कहाँ अटैक करते हैं? ये नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और कुछ केसेस में कैंसर भी कॉज करते हैं। तो ये हैवी मेटल्स कभी भी नर्वस सिस्टम के साथ हमेशा कोरिलेशन में रहते हैं कि ये हमेशा नर्वस सिस्टम को हैम्पर करते हैं और पर्टिकुलरली चिल्ड्रन को बहुत इफेक्ट करते हैं ये। तो नेक्स्ट, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, और इसको हम हार्मफुल या बैड ओजोन भी कहते हैं। देखिए, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में भी होता है लेकिन वो गुड ओजोन होता है, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हार्मफुल यूवी रेज जो हैं सन के, उससे हमें शील्ड करता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ये ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, ये एक पॉल्यूटेंट का काम करता है और ये हाईली टॉक्सिक इफेक्ट्स होता है। ये हमारे आइज़ को बहुत हर्ट करता है, हमारे रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड न्यूमोनिया को भी हैम्पर करता है। तो ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का मेजर सोर्स क्या है? व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज आर मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। तो हमने पॉल्यूशन जो लेक्चर है उसमें भी हमने एक रिएक्शन देखा था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन बनाते हैं और ये ओजोन होता है ट्रोपोस्फेयर में। तो ये बैड ओजोन होता है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM। तो ये एयर में जो सॉलिड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, डस्ट, वेपर, जो कि सस्पेंडेड रहते हैं एयर में, बहुत टाइम तक रह सकते हैं और ये मेनली हेज़ का एक फॉर्म ले लेते हैं जो कि विजिबिलिटी भी कम कर देता है। और ये छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं तो ये इनहेल भी हो जाते हैं, ब्रीथ करने के कारण ये हमारे लंग्स में चले जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं और बहुत सारे अलग तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे इंडिया में जैसे PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM 10, ये अलग अलग साइजेस के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। तो ये इनका अलग अलग इफेक्ट भी होता है उसी हिसाब से। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ ए गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग कोल मेनली इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड के ऐसे तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे स्टील प्लांट भी होता है, नेचुरल कॉजेज जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट हो गए, इनफैक्ट वोल्केनिक इरप्शंस भी हो गए। लेकिन मेनली जो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड जाता है वो कोल को बर्न करने से, जो थर्मल पावर प्लांट में बर्न होता है कोल, उससे जाता है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जैसे प्रोडक्शन ऑफ पेपर, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स जैसे कॉपर पायराइड है या आयरन सल्फाइड है, तो इनका जब एक्सट्रैक्शन करते हैं और जब हम आयरन या कॉपर निकाल लेते हैं, जो प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। और इट इज़ ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू स्मॉग एंड एसिड रेन। तो स्मॉग और एसिड रेन में ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। अब स्मॉग देखते हैं क्या होता है। तो ये दो वर्ड्स को मिला के बना है, स्मोक एंड फॉग। तो ये स्मोक और फॉग मिला के स्मॉग बना है। इट इज़ ए कंडीशन ऑफ फॉग विथ स्मोक इन इट। और इसी का एक नेक्स्ट टर्म आता है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल आप समझ रहे हैं, इसका लाइट से कुछ लेना देना होगा। इट इज़ ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एयर पोल्यूशन दैट इज़ ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट with certain chemicals in the atmosphere, that is NOx and volatile organic compounds।
तो हमने जो अभी एक रिएक्शन देखा था वो था NOx प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जब रिएक्ट करता है तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है और ओजोन बनता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। और ये जो है सनलाइट के प्रेजेंट में ये हो जाता है स्मॉग। ये स्मॉग होने से बहुत हेजी सा इन्वायरमेंट हो जाता है और उसके ऊपर से ये जो ओजोन हो गया और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, ये ईयर्स को इरिटेट करते हैं, आइज़ को इरिटेट करते हैं और ये इरिटेशन बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं कम्यूटर्स को। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमने जितना भी देखा वो एक्सटर्नल एयर पोल्यूशन देखा। एक्सटर्नल एयर पोल्यूशन से मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है और हम बाहर जब भी रहते हैं तो हम इससे थ्रेटेंड रहते हैं। लेकिन हमारे जो घर के अंदर जो हम अपने आप को प्रोटेक्टिव और सेफ़ महसूस करते हैं घर के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा अब सेफ़ नहीं रहा। इंडोर एयर पोल्यूशन भी है जो हमको हमेशा थ्रेटन करते रहता है। तो व्हाट इज़ इंडोर एयर पोल्यूशन? तो पोल्यूशन विद इन ए होम, एन इंस्टीट्यूशन और ए कमर्शियल फैसिलिटी, इट इज़ इंडोर एयर पोल्यूशन। तो रूरल एरियाज़ में जहाँ पे गैस की सुविधा स्टार्टिंग में नहीं थी, कुकिंग गैस की, तो उस समय ये बहुत ज़्यादा फैक्टर रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता था। फायरवुड, चारकोल या काउडंग केक, ये सब को कुकिंग में यूज़ किया जाता था। तो उसमें क्या होता था, ये सारे जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स थे, ये सारे का एग्जॉस्ट होता था। खाना घर के अंदर बनता था, तो ये स्मोक इंडोर में बहुत ज़्यादा देर तक रहता था और लोगों को बहुत देर तक उसको इनहेल करते थे। लोग बहुत देर तक उसको इनहेल करते थे जिससे उनको हेल्थ इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में भी इंडोर एयर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसके लिए बहुत वैरायटी ऑफ रीजंस हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर टाइटली सील्ड बिल्डिंग्स। तो आज की डेट में जो हमारे घर बन रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, वो बहुत ही सील्ड बन रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनिंग, हीट लॉसेस ना हो इसके लिए। तो वेंटिलेशन का स्कोप भी वहाँ बहुत कम हो गया है। तो इसलिए क्या होता है कि इंडोर में जो भी अगर मान लीजिए पोल्यूशन या पॉल्यूटेंट कुछ है तो उसको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है और फिर वो वेंटिलेट हो नहीं पाता है और अंदर ही रहता है, जिसको अल्टीमेटली एक्सपोजर टू ह्यूमन्स हो जाता है और एडवर्स इफेक्ट दिखने लगता है। यूज़ ऑफ सिंथेटिक मटेरियल फॉर बिल्डिंग एंड फर्निशिंग। तो बिल्डिंग्स में प्लास्टिक के और डिफरेंट पॉलीमर्स, बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि अल्टीमेटली हमारे लिए हैज़ार्डस है। यूज़ ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज पेस्टिसाइड, हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स, तो ये सब, और जैसे हमारे रूम फ्रेशनर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फिनाइल, तो ये सब के वेपर्स भी हैं जो फ्यूम्स होते हैं, वो डेंजरस होते हैं और ये इंडोर एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं उनको भी देख लेते हैं डिटेल में। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हमें आजकल इंडोर पोल्यूशन में मिलते हैं। तो द मेन इंडोर सोर्सेज आर परफ्यूम्स, हेयर स्प्रेज, फर्नीचर पॉलिश, ग्लूज, एयर फ्रेशनर्स, मॉथ रिपेलेंट्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। आज हम घर में जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता ही है, जैसे परफ्यूम हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, फर्नीचर पॉलिश हो गया, ग्लू हो गया, एयर फ्रेशनर्स होते हैं, मॉथ रिपेलेंट्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स। इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये इरिटेशन इन द आई करते हैं, नोज़ करते हैं, थ्रोट करते हैं, हेडेक होता है, नोसिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपको सोचने समझने की क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है, आपके नर्वस सिस्टम पे भी ये अटैक करते हैं और लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर हो तो ये लीवर को भी डैमेज कर सकते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगला है टोबैको। तो स्मोकिंग भी एक बहुत कॉमन फैक्टर है। घर में आप स्मोक कर रहे हैं लेकिन आपको पता है वेंटिलेटेड स्पेस नहीं है, बहुत टाइट सीलिंग किया हुआ स्पेस है, तो वो स्मोकिंग करने से जो भी उसके स्मोक के गैसेस हैं वो इन्वायरमेंट में, इंडोर इन्वायरमेंट में रहते हैं और अल्टीमेटली वो वहीं पे रहते हैं और कोई भी उसको फिर बाद में इनहेल कर लेता है। और टोबैको जब बर्न होता है तो उससे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और वो उसमें से बहुत सारे केमिकल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो कैंसर कॉजिंग होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया। तो इसका हेल्थ इफेक्ट क्या है? बर्निंग आइज, नोज़, थ्रोट इरिटेशन होगा, ब्रोंकाइटिस हो सकता है जो लंग्स की कैपेसिटी को कम कर देता है, कैंसर हो सकता है, लंग फंक्शन घट गया,
सीवियर अस्थमा हो सकता है। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे पोलन फ्रॉम प्लांट्स, माइट एंड हेयर फ्रॉम पेट्स, फंजाई, पैरासाइट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो जैसे प्लांट्स के पॉलेंस होते हैं, पेट्स के जो हेयर होते हैं, फंजाई होते हैं, अदर पैरासाइट्स और बैक्टीरिया हैं, ये भी एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर एलर्जेंस, ये एलर्जी के कॉज होते हैं और ये जनरली अस्थमा, हे फीवर और अलग अलग तरह के एलर्जिक डिजीजेस के कारण होते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड, ये मेनली प्लास्टिक बोर्ड, कारपेट, इंसुलेटिंग फोम, ये सब में यूज़ होते हैं। इनको बनाने में फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है और ये धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं, रिश्ते हैं और ये इरिटेशन टू आई, नोज़ और एलर्जी भी कॉज करते हैं। रेडॉन, रेडॉन जनरली इन्वायरमेंट में वैसे पाया नहीं जाता है बहुत कुछ सिग्निफिकेंट मात्रा में, लेकिन ये नेचुरली एमिट होता है सॉइल से। जहाँ अर्थक्वेक आने वाला रहता है तो वहाँ पे अर्थक्वेक आने से पहले रेडॉन की मात्रा उस एनवायरनमेंट में थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर कहीं पर रेडॉन की मात्रा अगर बहुत अनएक्सपेक्टेडली बढ़ी है तो इसका मतलब कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है। तो ये रेडॉन जो है, ये मॉडर्न जो हाउसिंग होता है जहाँ पुअर वेंटिलेशन होता है, वो रिलीज तो होता है सॉयल के थ्रू, लेकिन वो वेंटिलेटेड स्पेस नहीं होने के कारण बहुत एरिया में कन्फाइंड रहता है और उससे क्या होता है, लंग कैंसर होने का चांसेस रहता है। एस्बेस्टस पहले तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अब तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन ला दिया है उसका यूज़ तो अब नहीं होता है। नहीं तो पहले एस्बेस्टस रूफिंग मटेरियल के रूप में बहुत यूज़ होता था और एस्बेस्टस का क्या था कि वो धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट होते जाता है और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं हम उसको इनहेल कर लेते हैं और उससे फिर लंग कैंसर और फिर लंग रिलेटेड डिजीज़ होते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि फ्लाई ऐश जो है वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से रिलेटेड है और एयर पोल्यूशन का एक बहुत मेजर कॉज भी है। तो सबसे पहले ऐश क्या होता है? ऐश इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर ए कंबशन ऑफ सॉलिड मटेरियल टेक्स प्लेस। तो जब भी कोई चीज़ का कंबशन होता है तो जो राख बनती है उसको हम ऐश कहते हैं। तो फ्लाई ऐश क्या होता है? हम जानते हैं कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल पावर प्लांट बेस्ड होती है। नियरली 70% ऑफ इंडियाज टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी इज थर्मल, ऑफ विच 90% इज कोल बेस्ड जनरेशन, बाकी गैस बेस्ड जनरेशन भी है। तो जब और हमको पता है कि कोल बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोल की मात्रा बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इंडियन कोल जो है वो उसका ऐश कंटेंट बहुत हाई है। इंडियन कोल हैज़ वेरी हाई ऐश कंटेंट। तो जब कोल बर्न होता है बॉयलर के अंदर तो कुछ पार्ट जो है जब ऐश बनता है तो वो नीचे सरफेस पे आ जाता है और कुछ पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो जो नीचे सरफेस में आता है और पानी के साथ वो मिल के एक कहीं पे स्टोर किया जाता है जिसको डाइक बोला जाता है, तो वहाँ पर उसको बॉटम ऐश कहा जाता है। और जो फ्लू गैस के साथ जो हमारे बर्न होते हैं स्मोक के साथ जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। तो फ्लाई ऐश मतलब जो ऐश फ्लाई अवे हो गया और बाद में वो सस्पेंडेड रहता है बहुत देर तक एटमॉस्फेयर में और बाद में धीरे धीरे वो नीचे आता है, उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। तो फ्लाई ऐश इज़ अ वेरी फाइन पाउडर जनरेटेड बाय बर्निंग ऑफ कोल इन चिमनीज। तो बर्निंग ऑफ कोल इन बॉयलर होता है और चिमनीज के थ्रू वो जाता है। इट टेंड्स टू ट्रेवल फार इन एयर। द ऐश विच डज नॉट राइज इज टर्म्ड एज बॉटम ऐश। तो ये जो ऐश होता है, फ्लाई ऐश जो होता है, वो उसका कंपोनेंट क्या क्या है? तो देखिए, कोयले से बना है तो कोयले में क्या होता है? एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है और कोल में जो बाकी हाइड्रोकार्बन्स थे वो सब तो बर्न आउट होके CO2 और SO2 ये सब में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो ऐश का जो मास है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और टॉक्सिक हैवी मेटल्स जैसे लेड, मरकरी, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब भी कुछ ट्रेसेस में रहते हैं। क्योंकि जब
कोल है उसमें भी ये सब के मात्रा रहते हैं, तो फिर जब ये बर्न होता है तो फिर ये फ्लाई ऐश में भी उसके कुछ मात्रा उसमें भी रहेंगे। तो फ्लाई ऐश इज कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये क्या होता है, तो हम चाहेंगे कि फ्लाई ऐश जो है वो हम कहीं से कलेक्ट कर लें, इसको एटमॉस्फेयर में जाने ही ना दें। तो उसके लिए एक डिवाइस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है। उसका वर्किंग देखिए यहाँ पे समझाया गया है। देखिए जब बॉयलर होता है, बॉयलर में कोल बर्निंग हो रहा होता है, कोल बर्न होता है और वहाँ से फिर उसका जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो चिमनी में जाते हैं, और ये एग्जॉस्ट गैसेस चिमनी में गए और फिर वो स्मोक बन के निकल जाते हैं। ये है चिमनी, ये है बॉयलर, और इसके बीच में कहीं पे हम यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा देते हैं ताकि वहाँ पर हम फ्लाई ऐश को कैप्चर कर सकें। तो ईएसपी अब कैसे काम करता है, देखिए ईएसपी जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, उसमें दो प्लेट लगे होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज। और जब हम कोल को बर्न करते हैं जो ऐश वहाँ जनरेट होता है वो जनरली नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज जब ऐश पास हो रहा होता है, नेगेटिवली चार्ज एशेस के पार्टिकल्स जब पास हो रहे होते हैं स्मोक के साथ, स्मोक प्लस ऐश, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये वहाँ उनके सरफेस पे जमा हो जाते हैं, और फिर थ्रू हैमरिंग एक्शन क्या होता है, ये एक जगह कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे फ्लाई ऐश कलेक्ट हो जाते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। तो नेक्स्ट, फ्लाई ऐश का एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं। If fly ash is not captured and disposed of properly, it can pollute the air and water considerably. तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से अगर हम इसको कैप्चर नहीं करेंगे और डिस्पोज ऑफ सही से नहीं करेंगे तो ये एयर और वाटर दोनों को पोल्यूट करेगा। पहले एयर को पोल्यूट करेगा, उसके बाद अगर जब वो सेटल हो जाएगा तो वाटर को भी पोल्यूट करेगा। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये भी हम समझ रहे हैं। Fly ash in the air slowly settles on the leaves and crops in the field near to thermal power plants and lowers their plant yield. तो जब वो सेटल होता है तो एक लेयर बना देता है प्लांट्स के लीव्स पे और क्रॉप्स पे, तो उससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस वो प्लांट्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और वो लेयर जब तक हटेगा नहीं तब तक फिर वो प्लांट्स डैमेज होते रहेंगे और वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे, और इसके कारण वो उनका यील्ड भी बहुत कम हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है, तो देखिए फ्लाई ऐश जो है वो एडवांटेजियस भी हो सकता है अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करें। कैसे, फ्लाई ऐश को अगर हम सीमेंट में यूज़ करें तो 35% तक उसको मिक्स कर सकते हैं, जो कि सीमेंट के कॉस्ट को हमारा कम कर सकता है, जो कि हमारे कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन होगा कॉस्ट या रोड बनाने के कॉस्ट में सीमेंट का जो कॉस्ट है उसको फिर ये कम कर सकता है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स आपने देखा होगा, अब रेड ब्रिक्स तो जो होता ही हमारा, आजकल ग्रे या स्लेटी टाइप का कलर के भी ब्रिक्स आते हैं, तो वो ब्रिक्स जो होते हैं वो फ्लाई ऐश के बने होते हैं। तो दे आर लाइट इन वेट एंड ऑफर हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो हम उस ब्रिक्स से भी घर बनाने में या और भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई ऐश इज़ बेटर फिल मटेरियल फॉर रोड एम्बैंकमेंट एंड इन कंक्रीट रोड्स। तो एज ए फिलर मटेरियल के रूप में भी फ्लाई ऐश को यूज़ कर सकते हैं। वेस्टलैंड का रिक्लेमेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। एबंडेंट माइंस कैन बी फिल्ड अप विथ फ्लाई ऐश। तो बहुत सारे एबंडेंट माइंस होते हैं जहाँ से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते रहते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, तो उसको भी फिल करने के लिए फ्लाई ऐश को यूज़ किया जा सकता है। फ्लाई ऐश कैन इंक्रीज द क्रॉप यील्ड एंड इट ऑल्सो इन्हेंसेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड। तो फ्लाई ऐश अगर सही से एज ए फर्टिलाइज़र के रूप में उसको यूज़ किया जाए, क्योंकि उसमें हमको पता है बहुत सारे कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड रहते हैं, तो उसको अगर प्रॉपर मात्रा में अगर अदर फर्टिलाइज़र के साथ अगर मिला के यूज़ किया जाए तो वो क्रॉप यील्ड को भी बढ़ा सकता है। और फ्लाई ऐश जो होता है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसका बहुत अच्छा होता है, तो जब सॉयल में उसको यूज़ करेंगे तो वाटर को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखेगा और प्लांट का यील्ड बढ़ाएगा। तो इसीलिए फ्लाई ऐश का जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और उसके एडवांटेजेस को देखते हुए पॉलिसी मेजर्स लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2009 में,
और उसने मैंडेटरी किया कि जो थर्मल पावर प्लांट के 100 किलोमीटर के रेडियस में सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रोड एम्बैंकमेंट वर्क्स या लो लाइंग लैंड फिलिंग, ये सब में फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज़ किया जाएगा। और 50 किलोमीटर रेडियस ऑफ थर्मल पावर प्लांट स्टेशन माइन फिलिंग जो होगा वो फ्लाई ऐश से किया जाएगा। तो ये रेगुलेशंस अभी एक्टिव हैं और ये धीरे धीरे इसको यूज़ किया जा रहा है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमोंग, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमने देखा था नॉक्स प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं प्लस ओजोन बनाते हैं, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में स्मॉग हो जाता है। तो इसका आंसर देखिए ए होगा, NO2O3 परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट, which of the following are the reasons factors for the exposure of benzene pollution? Automobile exhaust, tobacco smoke, wood burning, using varnished wooden furniture, using products made of polyurethane। तो बेंजीन जो है एक कार्सिनोजन है और ये बहुत सारे फैक्टर से रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जिसमें ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट भी है, टोबैको स्मोक भी है, हमने अभी पढ़ा, वुड से जो भी बर्न होता है वहाँ से भी हमको बेंजीन मिलता है, वार्निश वुडन फर्नीचर में भी मिलता है और पॉलीयूरेथेन से भी हमको मिलता है। तो इसके ऑप्शंस होंगे डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, with reference to fly ash produced by the power plants using coal as fuel, which of the following statements is correct? Fly ash can be used in the production of bricks for building construction. Fly ash can be used as a replacement for some of the Portland cement contents of concrete. Fly ash is made up of silicon dioxide and calcium oxide only and does not contain any toxic elements. देखिए, फर्स्ट, फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये अभी हमने देखा कि हाँ ये हो सकता है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट फॉर कंटेंट्स ऑफ कंक्रीट, ये हमने देखा कि 35% तक ये एज ए रिप्लेसमेंट यूज हो सकता है, तो ये भी सही है। फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स, ये रॉन्ग है। इसमें हैवी मेटल्स, टॉक्सिक मेटल्स होते हैं जैसे मरकरी, लेड एट्सेट्रा, तो ये रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, विच ऑफ द अबव इज आर एमिशन फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट्स। तो देखिए, हमने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि कोल जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये तीनों रिलीज होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3। तो हमने आज एयर पोल्यूशन देखा और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, और हमने समझा आउटडोर पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन, फोटोकेमिकल स्मॉग, वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, उसके सोर्सेस और हमारे ऊपर उनके इफेक्ट्स क्या हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC प्रेप वर्ल्ड।